हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज हम अपना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर 2 जो हमने स्टार्ट किया हुआ था 10 मिनट की बुक से, उसके अंदर नया मेथड सीखेंगे, मेथड ऑफ करेक्टरिस्टिक। लेट अस स्टार्ट। देखो बेटा, हमारा मेथड क्या है। ये मेथड ऑफ करेक्टरिस्टिक किस काम आ रहा है। हमने लास्ट टाइम ये देख लिया था कि फर्स्ट ऑर्डर क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। इस टाइप की जो इक्वेशंस है उनको सॉल्व कैसे करें, अब उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास मेथड होता है, मेथड ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। ओल्ड बुक्स देखोगे तो इसी मेथड को हम लेग्रेंजेस मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने वैसे लेग्रेंजेस मेथड किसी और बुक से पढ़ाया भी हुआ है। ठीक है, बट जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं वो यही वाले क्वेश्चंस करें। जो मैथ्स ऑनर्स के या फिजिकल साइंस के बच्चे हैं वो यही वाले क्वेश्चंस करें, क्योंकि ये उन्हीं की प्रेस्क्राइब बुक के क्वेश्चंस हैं। तो राइट, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्वासी लीनियर इक्वेशन मिलेगी वो है ए यू एक्स प्लस बी यू वाई इक्वल टू सी। ये आपको बता रखा है जनरल फॉर्म में फर्स्ट ऑर्डर क्वासी लीनियर इक्वेशन की, जहाँ पर ए बी और सी क्या चीज़ है, आपके फंक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड यू। अब आप इनसे सबसे पहला काम करेंगे कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं कि डी एक्स के नीचे आप क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ यू एक्स। ये देखो इधर यू एक्स है ना, तो यू एक्स का जो कोफिशिएंट है वो आ जाएगा डी एक्स के नीचे। अब देखो यू वाई है, तो डी वाई के नीचे आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ बी, और सॉरी कोफिशिएंट ऑफ यू वाई। देखो इधर डी वाई के नीचे आ गया कोफिशिएंट ऑफ यू वाई, और जो बाकी की चीज़ इक्वल टू के इधर बच गई आपके पास सी, ये आ जाएगा डी यू के नीचे। तो ये लिखने का तरीका याद कर लें कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखनी है। पहले ऊपर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं डी एक्स मतलब एक्स वाई है ना, तो उन्हीं का डी एक्स डी वाई लिख दिया, और डिपेंडेंट वेरिएबल डी यू हो जाएगा। मतलब u का जो डेरिवेटिव लेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल का वो डी यू हो गया, तो डी एक्स डी वाई डी यू, और डी एक्स के नीचे कोफिशिएंट ऑफ यू एक्स, डी वाई के नीचे कोफिशिएंट ऑफ यू वाई, और डी यू के नीचे जो राइट साइड आपकी बच जाएगी वो आ जाएगी। अब आप इस इक्वेशन को, ये ओडीई में कन्वर्ट हो गया। जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन थी हमारी ए यू एक्स प्लस बी यू वाई इक्वल टू सी, ये हमारी इस तरीके से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ऑर्डिनरी हमें सॉल्व करनी आती है, तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके कोई भी दो इंडिपेंडेंट इंटीग्रल्स निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं मैं सिखा दूंगी अभी क्वेश्चंस में। मैंने उन दो इंटीग्रल्स का नाम रख दिया u इक्वल टू कॉन्स्टेंट और v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो भी निकलेंगे ये वही है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, कनेक्टिंग दीज टू इंटीग्रल्स। तो हमने कोई भी एक आर्बिट्ररी फंक्शन ले लिया फाई, तो फाई ऑफ यू वी इक्वल टू जीरो, ये हमारा बन जाएगा जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चंस में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हमें बात क्लियर होगी। तो क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इक्वल टू एन यू। सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये इक्वेशन ए यू एक्स प्लस बी यू वाई इक्वल टू सी की फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी है, दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ए यू एक्स प्लस बी यू वाई इक्वल टू सी, वेयर ए क्या होता है आपका, कोफिशिएंट ऑफ यू एक्स, वो क्या है हमारा यहाँ पे एक्स, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ यू वाई जो है यहाँ पर वाई, और सी आपकी राइट साइड है जो कि यहाँ पर है एन यू इक्वल टू के उधर वाली रकम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सब बच्चे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बिल्कुल ठीक लिखें। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है याद रख लें, डी एक्स डी वाई और डी यू, जैसे मैं लिख रही हूँ ना ऐसे लिखना। ठीक है, फिर नीचे नीचे क्या आएगा इधर, कोफिशिएंट ऑफ यू एक्स, इसके नीचे आता है कोफिशिएंट ऑफ यू वाई, फिर यहाँ पे आपकी आर एच एस आ जाएगी। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन ए क्या था मेरा, कोफिशिएंट ऑफ यू एक्स देखो एक्स है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो एक्स आ गया, डी वाई कोफिशिएंट ऑफ यू वाई मेरा क्वेश्चन में वाई दे रखा है, डी यू अपॉन एन यू। हमारी इक्वेशन क्या है देखो, हमारी इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन में एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इक्वल टू एन यू। तो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और ये जो बच गया मेरा ये सी है। सबको समझ आ गई कैसे लिखनी है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब आपको ये दोनों सॉल्व करनी है, तो इसका नाम मैंने फर्स्ट रख दिया, इसका सेकंड रख दिया इक्वेशन, इसका थर्ड रख दिया। देखो मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ले ली, मुझे आपस में सॉल्व करके दो इंटीग्रल्स निकालने हैं। तो डी एक्स अपॉन एक्स डी वाई अपॉन वाई आ गया। इनको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ इंटीग्रल ले लूँगी। ठीक है ना, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई। डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रल लॉग एक्स, इसका लॉग वाई। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डाल देते हैं, जब लॉग होता है सब जगह तो लॉग में, तो मेरे पास आ गया लॉग एक्स इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी वन। तो इसमें अगर लॉग हटाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई सी वन, बिकॉज लॉग की क्या प्रॉपर्टी है, लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ए बी। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से मेरा एक इंटीग्रल निकल आया ये। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट इंटीग्रल बन गया एक्स बाय वाई इक्वल टू सी वन।
अब मेरे को दूसरा इंटीग्रल निकालना है, तो अब आप क्या करेंगे, ये जो ऊपर आपकी 3 इक्वेशंस ये दिख रही हैं यहाँ पर, इनमें से कोई भी 2 इक्वेशन आप लेके देखें जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई बच्चा फर्स्ट और थर्ड भी ले सकता है, कोई बच्चा सेकंड और थर्ड भी ले सकता है। तो मैं ले रही हूँ फर्स्ट और थर्ड, दोनों में से कोई सी भी ले लें, आपका काम हो जाएगा, दोनों ही ठीक है। तो डी एक्स अपॉन एक्स और डी यू अपॉन एन यू, ये एन कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है यहाँ पे। तो अब इसमें भी दोनों तरफ इंटीग्रल करेंगे आप, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दी। डी एक्स अपॉन एक्स की लॉग एक्स आ गई और ये आ गई 1/n लॉग यू, ठीक है बच्चों। और कोई भी एक कांस्टेंट हमने डालना है यहाँ पे इसके अंदर, तो हमने कांस्टेंट डाल दिया log c2, ठीक है। सबको बात यहाँ तक समझ आ गई। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, n log x इक्वल टू log u प्लस n log c2, ठीक है बच्चे। अब n log c2 है ना, ये अपने आप में एक फिर से कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कांस्टेंट चला जाता है, तो हमने इसका नाम सपोज कर लो log c3 लिख दिया। कोई बच्चा ना भी लिखना चाहता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने इसको क्योंकि कांस्टेंट है, अब इसको खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स एन इक्वल टू यू सी थ्री। सबको पता है लॉग कैसे खत्म करते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी पता है ना सबको, ए लॉग एक्स है आपके पास, तो ये लॉग एक्स की पावर ए बनता है, ठीक है। तो लॉग एक्स की पावर ए है, और लॉग एक्स वाई क्या होता है आपके पास, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ठीक है। तो उससे मैंने ये निकाल लिया, तो मेरा आंसर आ गया यहाँ से एक्स एन बाई यू इक्वल टू c3, ठीक है। तो मेरा एक इंटीग्रल ये आ गया और एक हमने ऊपर निकाल लिया था। तो जनरल सॉल्यूशन लिखने का तरीका देख लें सब बच्चे। जनरल सॉल्यूशन होता है आपका, कोई भी आर्बिट्ररी फंक्शन ले लो, एफ फाई जो मर्जी ले लो, सपोज कर लो मैंने एफ ले लिया, तो एफ ऑफ ये जो कॉन्स्टेंट्स आए हैं ना आपके, देखो ऊपर आया ये c1 और नीचे आया है आपका ये c3, एफ ऑफ c1 c3 इक्वल टू 0, जो भी कांस्टेंट का नाम आपने दे रखा है, यानी कि एफ ऑफ c1 था मेरा x बाय वाई और c3 था मेरा एक्स एन बाई यू। तो ये आंसर आ गया मेरा जनरल। अब आपकी बुक में ना जनरल सॉल्यूशन को लिखने के और भी कई तरीके सिखा रखे हैं, देखो। और हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा एक निकला है ना ऊपर, मतलब c1 आया था हमारा, आप मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, c1 को एक साइड ले लिया, f ऑफ c3, तो x बाय वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एन बाई यू, ये भी एक तरीका है लिखने का। और कोई बच्चा चाहे तो इसको c3 इक्वल टू एफ c1 भी लिख सकता है, तो कोई सा भी पहले निकाल सकते हैं आप, कोई सा भी पहले लिख सकते हैं आप। तो f ऑफ x बाय वाई, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। तो पता तीनों होने चाहिए आपको कि हमारे पास सॉल्यूशन लिखने के क्या तरीके हैं। जो आपके ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऊपर निकले थे ना, c1 c3 वाले कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से जो आए थे, तो f ऑफ c1 c3 इक्वल टू 0, अगर c1 c2 किसी बच्चे ने लिए हैं तो f ऑफ c1 c2 इक्वल टू 0, फिर उस c1 और c3 की वैल्यू इसमें डाल दी। तो आप याद रखें कि जनरल सॉल्यूशन लिखने के हमारे पास जनरल सॉल्यूशन वेज ऑफ राइटिंग द जनरल सॉल्यूशन क्या है, f ऑफ जो भी आपने कांस्टेंट लिया हुआ है, c1 इक्वल टू एफ c3 और एक c3 इक्वल टू एफ c1, तीनों हैं आपके पास, तीनों में से कोई सा भी एक तरीका यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। अब मैं छोटी छोटी आपको बातें बता दूं कि अगर आपका वाइवा होता है तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये देखिए, आपसे पूछें करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, तो सब बच्चे बता देंगे कि जी ये है हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने का तरीका, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, डी एक्स अपॉन कोफिशेंट ऑफ यू एक्स, डी वाई अपॉन कोफिशेंट ऑफ यू वाई एंड डी यू अपॉन राइट साइड, ठीक है। फिर जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारा जो ये पहला इंटीग्रल निकला, क्योंकि मैंने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करके ये सॉल्यूशन निकाला है, इसलिए इसे बोलते हैं करेक्टरिस्टिक कर्व। दिस इज करेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है। आ गई बात समझ में। और एक और करेक्टरिस्टिक कर्व है मेरा जो ये वाला निकला, दिस इज ऑल्सो अ करेक्टरिस्टिक कर्व। और इनको सिंपली करेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि आप लोग अगर मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उसमें प्रैक्टिकल होगा ड्रॉ दी करेक्टरिस्टिक्स या फाइंड दी करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स बोल रहे हैं तो आपको ये दोनों इंटीग्रल निकालने हैं, ठीक है। और अगर जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे तो ये जो एफ ऑफ करके जो भी आपको लिखना सिखाया है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। क्लियर है बच्चों, छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि सॉल्यूशन निकाल लिया और काम हो गया। आपको टर्मिनोलॉजी भी पता होनी चाहिए कि कोई वाइवा ले आपका प्रैक्टिकल में तो आपको आती हैं वो चीज़ें, ठीक है बेटा। यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब देखो, आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करा देती हूँ थोड़े से। क्वेश्चन 3 का ए पार्ट है आपकी बुक का, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, सबसे पहला है यू एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा, इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, देखो डी एक्स फिर डी वाई और फिर डी यू,
पहले तो ऐसे बना ही लिया करो। अब dx के नीचे क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ ux, dy के नीचे क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ uy, और du के नीचे क्या आ जाएगी आपकी राइट साइड। तो देखिए dx कोफिशिएंट ऑफ ux क्या है 1, गलती से भी 0 नहीं लिख देना, कोफिशिएंट ux का 1 है। dy uy इसके अंदर है नहीं, अगर है नहीं तो 0 कोफिशिएंट है उसका। du राइट साइड पे क्या है आपका 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गई करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, dy इक्वल अपॉन 0, du अपॉन 0 और dx इक्वल टू 1। अब किसी बच्चे को ये लग रहा हो कि मैडम ये dy अपॉन 0 du अपॉन 0 आ गया, ये तो जी इन्फिनिटी है, तो ऐसा नहीं है क्योंकि ये रेशोज हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ साइड में एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो dx अपॉन 1 है, dy अपॉन 0 है और du अपॉन 0 है, ये तीनों बराबर है, लेट इट बी इक्वल टू k। अगर ये k के बराबर है तो आप देखो इन दोनों को कंसीडर करोगे तो ये क्या दे देगा आपको, du इज इक्वल टू 0 इंटू के विच इज इक्वल टू 0, तो du इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इधर से आ जाएगा dy, इधर से क्या निकल कर आ जाएगा dy इक्वल टू 0, समझ रहे हो। तो इसलिए ये 0 नहीं होता। तो यहाँ से हमें देखो इसको सॉल्व करूँगी तो मुझे मिलेगा dy इक्वल टू 0, तो मतलब y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये पहला इंटीग्रल निकल गया। इसको सॉल्व करूंगी तो आ जाएगा du इक्वल टू 0, जिसका मतलब है u इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो दोनों इंटीग्रल निकल गए हमारे इसी से। जब हमारे दो इंटीग्रल निकल गए तो हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, ठीक है। ये दोनों क्या है, दीज टू आर करेक्टरिस्टिक कर्व्स, ठीक है। करेक्टरिस्टिक कर्व्स या सिंपली करेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, करेक्टरिस्टिक कर्व्स, और सिंपली आप इसको करेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। और ये पता भी होना चाहिए क्योंकि बुक में आपके प्रैक्टिकल्स में ये करेक्टरिस्टिक वर्ड्स ही यूज हो रहा है, ठीक है। तो आप जनरल सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो जनरल सॉल्यूशन इज, मैंने आपको बताया किसी भी आर्बिट्ररी फंक्शन से इनको कनेक्ट कर दीजिए। सो एफ ऑफ c1 c2 इक्वल टू 0, यानी कि एफ ऑफ y कॉमा u इक्वल टू 0। एक तो यही तरीका है लिखने का। दूसरा तरीका c1 इक्वल टू एफ c2, यानी कि c1 कितना था y इक्वल टू एफ u। और एक तरीका बताओ c2 इक्वल टू एफ ऑफ c1, यानी कि u इक्वल टू एफ ऑफ y। तीनों तरीके आपके बिल्कुल करेक्ट हैं और एग्जाम के अंदर कोई भी एक तरीके से लिख कर आना है, तीनों नहीं लिख के आने, लिख देना बस वेयर f इज एन आर्बिट्ररी फंक्शन। क्लियर हो गई बच्चों बात सबको, क्वेश्चन अच्छा लगा, देखने में बहुत सिंपल था पर बच्चे फिर भी गलती कर जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 3 का डी पार्ट आपको करा रही हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ux प्लस यू वाई इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब सब बच्चे पहले एक बार वीडियो पॉज करके खुद लिखेंगे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन और फिर बोर्ड पे चेक करेंगे। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, dx अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ux, वो क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dy अपॉन कोफिशिएंट ऑफ uy दैट इज इक्वल टू 1, du अपॉन राइट साइड दैट इज 0। अब जैसे ही ये चीज़ देखने को मिल जाए ना, इससे तो सीधा लिख लो du इक्वल टू 0 और u इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो एक इंटीग्रल तो बहुत आराम से निकल जाता है, ठीक है। यहाँ से एक इंटीग्रल निकल गया। अब दूसरा इंटीग्रल निकालने के लिए ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है ना, इनको कंसीडर कर लो। तो मेरे पास फर्स्ट एंड सेकंड गिव्स क्या दे रही हैं, देखो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dy अपॉन 1। कैसे सॉल्व होगा, देखो वेरिएबल सेपरेबल बहुत आराम से लग रही है हमारी इक्वेशन, तो हमारा हो जाएगा दिस। इसका इंटीग्रल क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x, और इसका y प्लस c2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिल गया tan इनवर्स x माइनस वाई इक्वल टू c2, ये मेरा करेक्टरिस्टिक कर्व आ गया एक और, ठीक है। दो करेक्टरिस्टिक कर्व्स निकलेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, जैसे दो आ जाए तो उनका जनरल सॉल्यूशन लिख दो, f ऑफ c1 c2 इक्वल टू 0, यानी कि f ऑफ सबसे पहला हमारा u आया था, फिर tan इनवर्स x माइनस y इक्वल टू 0। सो दिस इज माय जनरल सॉल्यूशन। दूसरा तरीका तीसरा तरीका जो सिखा रखा है सब बच्चे लिख सकते हैं अपने आप। मैं अब आगे से एक ही तरीका सिखाऊंगी, मैंने सिखा दिए हैं लिखने, पर हम कोई भी एक तरीके से एग्जाम में लिख कर आएंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में इसी मेथड के थोड़े टफ क्वेश्चंस आपको कराऊंगी जो डिफरेंट तरीके से होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।